गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अपना जो ये चैप्टर है विद्युत विभव, ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए हमें इतना इसमें वक्त लगा है। और हम किसी भी टॉपिक को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं से कैसे भी प्रश्न उठकर आ सकता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, वैसे इससे कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल कोई चांस नहीं होता है। केवल इससे क्या पूछा जा सकता है, आवेशों का कितने आवेश हो सकते हैं, 2, 3, 4, उनके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान लिखिए, यही क्वेश्चन आता है। यानी मैं तुम्हें पहले प्रश्न की प्रकृति बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आता है 3 आवेशों के निकाय की 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात क्या लिखिए, बस 1 नंबर में 3 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखिए। यानी हमारा जो टॉपिक है आवेश समूह के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर का क्लोज हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका क्या महत्व है और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, यानी अस्तित्व इसका कहाँ कहाँ है। देखिए, पहली बात, पॉइंट वाइज तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, ये नोट्स में नहीं मिलेगी ये लाइन, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना। याद रखिएगा, कोई आवेश है Q, कोई आवेश है Q, ये कैसा आवेश है, अकेला यानी एकल आवेश। कैसा आवेश है, एकल आवेश। तो आपको याद होना चाहिए, एकल आवेश की कोई भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको U से व्यक्त करेंगे बेटा, किससे, U से। कोई भी स्थिर ऊर्जा नहीं होती है, यानी विद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होती है एकल आवेश की, 0। यानी सिंगल आवेश के लिए विद्युत स्थिर ऊर्जा की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका रीज़न भी अभी समझ में आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि एकल आवेश के कारण सिंगल चार्ज विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। कैसी होती है, एकल आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, 0 होती है। मैंने क्वेश्चन कैटेगरी बता दी, यही ज़्यादा चांस रहता है, ये भी आ जाएगा आपके, क्लियर हो जाएगा ये, है ना। एकल आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0। अब हमें पता चला कि एक आवेश के कारण तो कोई स्थिर ऊर्जा होगी ही नहीं, तो कम से कम कितने आवेशों के लिए होगी, 2। जो हम इसमें टॉपिक डालने वाले हैं, पहले कौन से आवेश आ जाएंगे, 2 आवेश निकाय। मैं शॉर्ट में टॉपिक डाल देता हूँ, 2 आवेश निकाय, 2 चार्ज सिस्टम। तो व्हाट वी आर डूइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय या और 2 चार्ज सिस्टम। तो देखिए होगा क्या, समझिए। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है, बी। बात को समझिएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज स्मॉल आर, is what, small r, okay. What is the charge here, q1, and what is the charge here is q2। फिलहाल इस q2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इस बिंदु पर, इस आवेश के कारण, इस बिंदु पर, बिंदु B पर q1 के कारण विद्युत विभव, यानी बिंदु B पर Q1 के कारण विद्युत विभव की बात कर रहा हूँ। विद्युत विभव कितना होगा, V बराबर K Q1, ये Q1 है, अपॉन R, K Q1 अपॉन R। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव कितना होता है। एक इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव किस पर आता है, बिंदु पर आता है। अब हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी। चलो मैं तुम्हें ऐसी टेक्निकल बातें बताता हूँ। पहली टेक्निकल बात ये थी, दूसरी टेक्निकल बात सुनिए और समझिए बात को। याद रखिएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो वास्तव में होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
दुनिया में जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है वो वास्तव में स्थिर ऊर्जा में चेंज होता है। क्या होता है? परिवर्तन। यानी अकेली विद्युत स्थितिज ऊर्जा का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में जो हम पढ़ भी रहे हैं ना यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वास्तव में वो अंतरी है। ठीक है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे समझिएगा, उसे समझेंगे कैसे। यहाँ भी हम वास्तव में अंतर ही निकालेंगे। वो लगेगा हमें ऐसे कि दो आवेशों की स्थिर ऊर्जा है, लेकिन वास्तव में वो अंतर ही था। अंतर कैसे निकालेंगे वो देखिए। मान ले Q2 जो आवेश है वो अनंत पर है। कहाँ है? अनंत पर। ठीक है, अब इस पर इसका प्रभाव ऑलरेडी है, ये इसके पास बैठी हुई है, इस पर विभव लग रहा है, विभव यानी पावर लग रही है। अब एक बात बताएं, इस Q2 को मुझे लाना है कहाँ? बिंदु B पर। कहाँ लाना है? बिंदु B पर। तो क्या मुझे करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। पहले भी कर चुके हैं ना, किसी बिंदु पर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से लाते थे तो उसको विद्युत विभव बोल देते थे, और किसी दूसरे बिंदु से लाते थे तो विभवांतर बोल देते थे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक आवेश है, इसके ही पास मुझे लाना है। अब विद्युत ऊर्जा को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। किसी आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास लाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अभी बात को धीरे धीरे क्लियर होगी, ये बात अभी समझिएगा। तो इसको यहाँ लाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। और Q2 कहाँ आ जाएगा? इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो बात अब आगे बढ़ाते हैं। तब मुझे बताएं, क्या पहले क्या मैं कहूँ क्या Q2 को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य किसे? Q2 को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य क्या बोलूँगा? W बोलूँगा मैं। क्या बोलूँगा? W बोलूँगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा? क्या आप ये नहीं जानते क्या विद्युत विभव को कैसे परिभाषित करते थे? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य अनंत से क्या कहलाता था? विद्युत विभव, यानी V बराबर W/Q। लेकिन यहाँ Q कौन सा? Q0 नहीं है, Q2 है। तो इससे क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q2। तो बात समझ में आई? पहले विभव क्यों ज्ञात किया? विभव को आवेश से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? किया गया कार्य। तो W बराबर, अब यही जो किया गया कार्य है यही किसके बराबर भी होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के भी बराबर होता है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो लिखेंगे कैसे? W बराबर U बराबर V का मान K Q1/R इंटू क्या आ जाएगा? Q2। तो आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, दो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखोगे? U बराबर K Q1 Q2/R। तो ये भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने कितना सिंपली, देखो मैं ज़्यादा टफ नहीं करूँगा चीज़ों को, बात समझिएगा। दो आवेशों को निकाय के कारण अगर डायरेक्ट लिखनी होगी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2/R। लगने में तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है बेटा। ये क्यों? क्योंकि हम इसे कहाँ से लाएं? अनंत पर। तो अनंत पर विद्युत ऊर्जा कितनी होती है? 0। अनंत पर तो सारे मान 0 होते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता बेटा, UB माइनस U0, U अनंत। तो U अनंत तो 0 हो जाता, U भी बचता। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? हमने इसे सीधे सीधे U लिख दिया। क्या लिख दिया? U। वास्तव में तो अंतर ही था, लेकिन फिर भी डिफाइन कैसे करेंगे? U से। चलो एक बार इसकी दोबारा एक लाइन सुन लो। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के किसी निकाय की, अब दो भी हो सकते हैं, हमने दो ही लिए, दो से ज़्यादा भी अभी हम डिफाइन करेंगे। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से पास लाने में किया जाता है। अनंत से परस्पर नज़दीक लाने में वो कार्य किया जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ तक आप बात समझिए और सीखिए।
अब हम बात करेंगे निकायों के बारे में। तो आप ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, आपको नोट्स के साथ जो मैंने डेरिवेशन कराया उसके बाद या पहले आप इसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी रिपीट भी की थी, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की जो स्थिर ऊर्जा होती है वह उस कार्य के बराबर होती है जो उन्हें परस्पर निकट लाने में किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको ग्रुप में इसका पिक भी भेज दूंगा। तो चलो इसको मिटाकर हम नई बात शुरू करते हैं। देखिए अब हम जो टॉपिक डालेंगे, जो दूसरी बात मैं करूँगा वो दो से अधिक आवेशों के निकाय की बात करूँगा। दो तो कर ली, दो या मत बोलना। अब दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। एक एक करके मैं बात करता हूँ। पहले मैं आपके सामने एक निर्देश तंत्र बनाता हूँ, ठीक है। ये निर्देश तंत्र है हमारा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक। यहाँ मैं विभिन्न आवेशों को रखूँगा, पहले मैं एक साथ रख दूंगा, फिर एक एक करके मैं बताऊँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक करके रखता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ें क्लियर होती जाएं, तो बात को समझेगा। विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा में आओ वापस कि विद्युत ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर निकट लाने में कार्य किया जाता है। तो चलो करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले अनंत से लाऊंगा, ये बिंदु में P1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, इसको P1 बोल देता हूँ, जिसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। किससे, 0 से, मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर। तो इसको इसकी जो पोजीशन है उसको मैं क्या बोलूँगा, पहली पोजीशन है उसको मैं क्या बोलूँगा, P1 R1 वेक्टर। क्या बोलूँगा, P1 R1 वेक्टर। यानी इस फिल्म में केवल मैं किसको लाया, Q1 आवेश को। किसको लाया, इस P1 बिंदु पर Q1 आवेश को लाया। तो अब मुझे बताओ यहाँ कोई अन्य आवेश था क्या? अगर कोई अन्य आवेश नहीं था तो विभव भी नहीं था, और विभव नहीं था तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, और उसकी विद्युत स्थिर ऊर्जा भी इस केस में कितनी होगी, शून्य। यानी आप क्या कहोगे बात, अब मैं थोड़ा ट्रैक चेंज करता हूँ। आप ये कहोगे कि कोई भी अन्य आवेश इसका विरोध नहीं करता है। दुनिया में याद रखना, फिजिक्स में कार्य तब होगा जब वो किसी अन्य बल के विरुद्ध किया जाएगा या अन्य ताकत, अन्य पावर के विरुद्ध किया जाएगा। यहाँ कोई दूसरी पावर नहीं थी, तो कार्य कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। कितना माना जाएगा बेटे, 0। यानी आप कहोगे कि इस स्थिति में कोई अन्य आवेश विरोध नहीं करता है। जब कोई विरोध ही नहीं करेगा तो किया गया कार्य W1 में बोलूँगा वो कितना होगा, इस केस में 0 होगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। माना मैंने दूसरा आवेश यहाँ लेकर आया, कहाँ से, अनंत से, Q2। व्हाट इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज P2। ये पॉइंट कौन सा है, P2 है। अब बात को मज़े से समझिएगा, वेरी सिंपली। देखिए इसका स्थिति सदिश कितना होगा, इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर में बोल सकता हूँ ना। अब मुझे बताओ, इसको पहले परिभाषित किया था। अब Q2 का विरोध कौन करेगा, Q1। यानी इसके कारण विभव है, तब इसका कार्य होगा वहाँ से यहाँ लाने में, वो आप पहले भी कर चुके हो। तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कौन सी, P2 R2 वाली, आप क्या कहोगे कि Q2 का Q1 विरोध करता है। Q2 का Q1 क्या करता है, विरोध करता है। अब विरोध करता है तो कार्य हो जाएगा। कार्य आप कैसे निकालते हो, आपको पता है कि सर क्या करोगे, इसके कारण विभव क्या हो जाएगा, ये इसके कारण विभव, पहले तो ये है ना, फिल्म में कौन सा आवेश है, Q1। तो इसके कारण विभव KQ1/R हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, Q2। यानी इसको कैसे लिख दोगे,
ऐसे पहले चलो उसको वैसे लिख देता हूँ जैसे लिख रहे थे Q2, तो इसको लिख दोगे कैसे, KQ1 R इंटू Q2, KQ1 R इंटू Q2। अब R को लिखने का तरीका बदलेगा। अरे बेटा अब R बहुत सारे आ जाएंगे। R क्या होती है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो बेटा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैसे लिखोगे, वो कैसे लिखोगे बेटा, तो R कहाँ से, 1 से कहाँ तक, 2 तक। तो इनकी जो दूरी है 1 2 यहाँ आ गया ना बेटा, तो दूरी को भी बोलेंगे R12। तो ये क्या आ गया हमारा W2, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। चलो अब बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। अब यहाँ एक और आवेश आ गया, कौन सा आ गया, आपने कहा सर P3 पॉइंट पर जो आवेश है वो Q3 आ गया, कौन सा आ गया, और इसका स्थिति सदिश कितना है, R3 वेक्टर है, और इन दोनों बिंदुओं से भी इसकी कुछ दूरी होगी। अब मैं तुम्हें सीधा बताने की कोशिश करूँगा बिना कंफ्यूज करे या होना भी मत। अब बेटा Q3 का कौन कौन विरोध करता है, Q3 का क्या एक ही आवेश विरोध करेगा। आप कहोगे सर नहीं, Q3 का विरोध Q1 भी करेगा, Q2 भी करेगा, तब जाकर वो कार्य होगा, यानी दोनों का विरोध होगा, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो Q2 का Q1 व Q2 विरोध करता है, ये दोनों किसका विरोध करते हैं, Q3 का। तो चलो Q3 का मान क्या होगा फिर, देखो इसको मैं बोलूँगा ना P3 R3 वेक्टर, इस पोजीशन को क्या बोलूँगा, P3 R3 वेक्टर। तो अब कार्य कैसे निकालोगे, कार्य निकालो, इसको मैं W3 बोल दूँ ना रे, बोल दूँ। तो बेटा ये भी Q1 भी Q3 का विरोध करेगा, Q2 भी Q3 का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो दोनों को लिख दो ना, तो KQ1 लाएंगे किसको, Q3 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा साथ में Q3 और अपॉन R13। देखो इसकी और इसकी दूरी 13 बोलेंगे ना। अब प्लस के, फिर कौन आएगा Q3 का विरोध करने, Q2 किसके कारण विरोध होगा, इसके कारण, साथ में क्या आ जाएगा वापस अपना Q3 अपॉन R23, 2 है ना, R23, इसकी और इसकी दूरी R23 बोलोगे, कचरा हो जाएगा बेटा, अभी मैं ज़्यादा लिखूंगा ना यहाँ पर, इसकी और इसकी दूरी R23 वेक्टर हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, W3 बराबर KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23, कॉमन आ जाएगा क्या, देखिए हमारा W3 आ गया, मैंने W1 W2 और W3 को यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ये मिटा दिया हमने। अब बात करते हैं चौथे केस के बारे में। चौथा केस कौन सा होगा, चौथे केस में कौन आएगा फिल्म में, P4 पॉइंट आएगा, और यहाँ आवेश क्या आ जाएगा, Q4 R4 वेक्टर। अब आपको फिल्म भी पूरी समझ में आ गई होगी कि इस स्थिति में P4 R4 वेक्टर में Q4 का कौन कौन विरोध करेगा, Q1 Q2 Q3 विरोध करेंगे, तीनों विरोध करेंगे, वह Q3 विरोध करेंगे। तो अब इसे लिखोगे कैसे, इसका कार्य कितना हो जाएगा, W4 का मान क्या होगा, K पहले कौन विरोध करेगा, Q1, ठीक है। देखो इसका एक और तरीका मैं सिखाता हूँ तुम्हें। हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, W बराबर विभव इंटू आवेश। तो अगर आप इसको इसके अलावा एक और तरीका मैं सिखाता हूँ, वैसे ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। एक और तरीका क्या है, इसके कारण विभव, इसके कारण विभव जुड़ जाएगा और साथ में क्या गुणा हो जाएगा, आवेश। ऐसे तो कार्य निकालते हैं। तो क्या करोगे, इसको अभी लिखेंगे, R लिख देता हूँ फिलहाल, है ना, अभी इसकी दूरियां भी लिखूंगा। प्लस दूसरा विभव किसके कारण होगा, KQ2 अपॉन R, प्लस तीसरा विभव क्या होगा, KQ3 अपॉन R। लाए किसको हम बेटा, Q4 को। तो विभव इंटू कार्य, विभव इंटू आवेश हो गया ना बेटा, और सीधे आप ऐसे भी लिख सकते थे गुणा करके, ठीक है। अब देखो विभव दूरियां कितनी होंगी, 1 से 4 की 1 4, 2 से 4 की 2 4, और 3 से 4 की 3 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा,
W4 बराबर KQ1 Q4 अपॉन R14 प्लस KQ2 Q4 अपॉन R24 प्लस KQ3 Q4 अपॉन R34। समीकरण नंबर इसको 3 दे दूं। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये कौन सा है 3। ये मैंने वहाँ लिख दिया, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और आगे मैं बात करूँगा। तो देखिए क्या करना है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4 और आपको W4 भी आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इन चारों को जोड़ने पर क्या आएगा, 4 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बेटा 4 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने 4 तक ही लिखी। चारों को जोड़ दिया तो क्या आया W बराबर, पहले 0 आया। देखो पहले W1, चलो पहले W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, चारों को लिखेंगे क्या, W1 0, W2 क्या होगा KQ1 Q2 अपॉन R12 प्लस W2 प्लस W3, मैं मिटाता जाऊं उधर W, देखिए Q3 लिखिए K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। अब क्या आएगा W4 हम में क्या लिखेंगे, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। तो इस तरह हम पूरी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, W का मान हमारे पास आया। अच्छा, एक और इसका तरीका है लिखने का, वो क्या है, वो बात को समझिए क्या तरीका है। देखिए बुक में और नोट्स में मैंने K क्यों कराया, ताकि आपकी वैल्यू बड़ी नहीं हो और याद करने में कन्फ्यूजन नहीं हो। K की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट टोटल वर्क W बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो और इसको कॉमन ले लो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन, बाकी अंदर लिख दो Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। ठीक है, कुछ और बचा क्या, 1 1 2 1 2 3, ये कंप्लीट है। तो ये कितने निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई, 4 आवेश निकाय के कारण। याद करने का तरीका याद रखो, देखो अब मैं याद भी कराता हूँ। 1 पहले से था, 2 आया तो 1 2, ठीक है। अब 3 आएगा तो 1 के साथ भी आएगा और 2 के साथ भी आएगा, क्योंकि दोनों उसका विरोध करेंगे। तो 1 के साथ तो ओनली 2 आएगा, क्योंकि उसके आगे अब Q3 जब आएगा तो 1 का भी विरोध झेलेगा और 2 का भी, तो 1 3 भी आया और 2 3 भी आया। 4 आएगा तो 1 का 2 का प्लस 3 का, तीनों का क्या झेलेगा, विरोध। तो 4 1 के साथ भी आएगा, 2 के साथ भी आएगा और 3 के साथ भी आएगा। इसी तरह यानी 1 आवेश के लिए तो 0, 2 आवेश के लिए ये, 3 आवेश के लिए और 4 आवेश के लिए विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन के साथ याद भी करना होगा, ये कैसे करना है। अब मैं बात करता हूँ n आवेशों की निकाय के लिए, कितने आवेशों के निकाय के लिए। तो n आवेशों के लिए आप ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, तो लिखने का तरीका क्या होगा, बड़ा गजब का तरीका होगा, बड़ा अलग सा तरीका होगा। इसको आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो मैं बात करूँ किसके लिए, ये चाहे डायरेक्ट पूछ सकता है n आवेशों के निकाय के लिए। तो n आवेशों के निकाय की बात करो, n आवेशों के निकाय के लिए। अच्छा W ही तो किसके बराबर है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U के, यानी इसको सबको किसके बराबर कर देना फिर आप, U के बराबर। अब n आवेशों के निकाय के लिए आप कैसे निकालोगे, क्या तरीका होगा वो देखिए। मैं इसको U बोलूं, W भी मैं बोल सकता हूँ, W ही तो है। आप n आवेशों के निकाय को जोड़ते हो तो किसका उपयोग करते हो, इस चिन्ह का,
करते हो या नहीं? बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, कितने भी लिखो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमेशा क्या आएगा, कॉमन आएगा। अंदर क्या लिखते हैं हम, Q1 Q2 R12 Q, ये सब वैल्यू लिखते हैं। यानी याद रखिएगा अभी तक हमने जितने भी समेशन लगाए उसमें आई का मान रखा 1 to n, लेकिन यहाँ सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ दो दो वैल्यू एक साथ चल रही है, तो एक योग का चिन्ह नहीं लग के कितने योग के चिन्ह लगेंगे, 2। और साथ में हम क्या लिखते हैं, Q/R। तो यहाँ मैं आई नहीं ले रहा हूँ, बुक में भी नहीं है इसलिए आई नहीं ले रहा हूँ। J बराबर 1 to n, K बराबर 1 to n। बात समझ में आई? क्यों, इसको J बोल दो और इसको K बोल दो, दोनों वैल्यू अलग आएगी ना। J बराबर 1 to n, K बराबर 1 to n। यहाँ लिख दो JK, यहाँ भी लिख देंगे JK। अब इसमें कुछ अधूरा सा है, वो क्या है वो अभी देखते हैं। मैं इसको पहले इधर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ अधूरा ढूंढते हैं हम, कुछ तो गलती है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट याद रखना बेटा, ऐसा डेरिवेशन नहीं करवाएगा। गलती क्या है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ वैल्यूज रखूंगा तो एक चूक होगी, क्या होगी सुनो। यहाँ क्या है, Q1 Q2/R12, यहाँ J बराबर 1 है और K बराबर क्या है बेटा 2। तो एक बात बताओ, J और K को अपन ने किसी बंदिश में थोड़ी रखा, ऐसा भी तो हो सकता है कि J बराबर 2 आ जाए और K बराबर 1 आ जाए, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, Q2 Q1/R21। तो R12 बोलो चाहे R21 बोलो, दूरी तो एक ही है भाई। देखो ये Q1 है और ये Q2 है, इसको तुम R12 बोलो चाहे R21 बोलो, बात एक ही है ना। और Q1 Q2 से गुणा करो या Q2 को Q1 से गुणा करो, तब भी क्या बात है, एक ही बात है। तो इसको समझो आप, सेम वैल्यू कितनी बार आ गई, 2 बार। तो बेटा यानी इस योग में 2 बार जुड़ जाएगी वैल्यू, अरे डबल जुड़ जाएगी तो उसको आधा कर दो। जैसे गणित में हम क्या निकालते हैं, दो रास्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको घटा, इसको क्या करना पड़ता है, 2 बार जुड़ जाता है तो इसको माइनस करना पड़ता है, आपने सीखा होगा गणित में। तो हम पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। कितनी कर देंगे, आधी। यानी या इसको इससे बेटर लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आगे लिख देता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो अब वैल्यू बात समझ जाओ पूरी, डबल योग है तो आधा कर दिया, डबल जुड़ जाएगा तो आधा कर देंगे। और ये आपका बहुत शानदार, थोड़ा कठिन है मैं मानता हूँ बेटा, 2-3 बार आप वीडियो देखना, बिल्कुल आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स में वो जो मैंने डेफिनेशन लिखाई थी वो नहीं है, वो आप लिखिएगा, और कोई दिक्कत हो मेरे से संपर्क कीजिएगा। थैंक यू बेटा, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में।